हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बालाजी स्कूल नगरदास ऐप पे। यहाँ पे हम आज 11th क्लास की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी बुक का, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। समर का मतलब यानी इस स्टोरी में, ये एक स्टोरी बुक है, इस स्टोरी में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से जो गर्मियों के जो दिन होते हैं, समर का मतलब होता है गर्मी, और ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स यानी इसमें एक कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, कि जो गर्मियों का मौसम है उसमें बच्चे किस प्रकार आनंद लेते हैं, और एक जो बहुत ही सुंदर सा एक घोड़ा है, उस घोड़े के साथ किस प्रकार से राइड की जाती है, कैसे वो जो बच्चे होते हैं वो उस एरिया में घूमते हैं, कैसे वो वहाँ से राइड सीखते हैं, वो सारा बताया गया है। अगर इस चैप्टर को एक लाइन में समअप किया जाए तो इसका बहुत ही शॉर्ट में हम समझते हैं, दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़। ये जो स्टोरी है दो अर्मेनियन बॉयज़ की एक स्टोरी है। अर्मेनिया एक ऐसा कंट्री है जो पहले रशिया का पार्ट था। किसका पार्ट था? रशिया का पार्ट था, यानी रूस का ही एक पार्ट हुआ करता था, जिसे फिर अलग कर दिया गया और अर्मेनिया जिसका नाम रखा गया। और वो अर्मेनिया टर्की के नज़दीक का ये कंट्री है। वहाँ के दो लड़के हैं, उनकी एक स्टोरी है। हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब। ट्राइब किसको बोलते हैं? जिसको हम जनजाति बोलते हैं। वो एक ऐसी जनजाति से संबंधित थे या उससे बिलोंग रखते थे हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। और उस ट्राइब को सिर्फ इसीलिए जाना जाता था, लोग उस ट्राइब को इसलिए जानते थे क्योंकि उनका जो हॉलमार्क था, हॉलमार्क किसको बोलते हैं? जो उनका जो निशान था, मेन उस ट्राइब का जानने का मेन मोटिव यही होता था कि उनका सबसे मेन ट्रस्ट और ऑनेस्टी। उनके पास दो चीज़ें थी। ट्रस्ट का मतलब उन पे आप विश्वास कर सकते हो, और उनकी जो ईमानदारी थी, उसी कारण से वह ट्राइब फेमस थी उस अर्मेनिया में। यानी अर्मेनिया जो कंट्री है वहाँ की एक ट्राइब है। यानी वो दो लड़कों की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है कि किस प्रकार से वो घोड़े को वो राइड सीखने के लिए किसी के खेत से उठाते हैं, उससे राइड सीखते हैं कुछ दिनों तक, और कैसे वापस लौटा देते हैं, और किसी को कैसे पता तक नहीं चलता इस बात का। तो हम स्टोरी पे आते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होती है, देखो कैसे। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। ये जो राइटर है वो अपनी स्टोरी को इस प्रकार से बता रहा है कि जब मैं 9 साल का था, तब उस समय की बात है। गुड ओल्ड डेज, उन पुराने अच्छे दिनों की बात है। व्हेन आई वाज 9, जब मैं कितने साल का था? 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस। और ये जो संसार है, हमारे पास दो वर्ड होते हैं, वर्ल्ड और वर्ल्ड। डिफरेंस क्या है? वर्ल्ड का मतलब शब्द होता है, और वर्ल्ड किसको बोलते हैं? दुनिया को या संसार को। इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, इमेजिनेबल होता है काल्पनिक, काइंड यानी प्रकार, और मैग्निफिशेंस होता है वैभवपूर्ण। ये जो संसार है, जो काल्पनिक संसार है, बहुत ही वैभवपूर्ण था, यानी ये जो दुनिया है बहुत ही अद्भुत थी। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो जीवन है, लाइफ किसको बोलते हैं? जीवन को। स्टिल यानी अभी भी, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल होता है आनंददायक। डिलाइटफुल किसको बोलते हैं? आनंददायक। एंड मिस्टीरियस होता है रहस्यमय। मिस्टीरियस किसको बोलते हैं? रहस्यमय। और ड्रीम यानी स्वप्न। जीवन अभी भी क्या था उस समय? एक रहस्यमय स्वप्न के रूप में था कि जीवन को कैसे जिया जाता है, किसी के पास भी कोई डेफिनेशन नहीं होती इसकी। माई कज़न मुराद, हु वाज कॉन्सिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। अब यहाँ पे स्टोरी में दूसरा करेक्टर आता है। एक तो मैं, जो राइटर है उसका 9 साल का लड़का है, तब की वो स्टोरी सुना रहा है हमें, और दूसरा जो उसका कज़न है वो, उसका नाम क्या है? मुराद। अब हमें बार बार इसी स्टोरी को रिलेट करता जाएगा, मुराद और उस राइटर के बीच में कैसे वहाँ पे वो घुड़सवारी सीखते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है। हमें ये नाम याद रखना है। उसका कज़न कौन था? मुराद। कज़न किसको बोलते हैं? चचेरे को। हु वाज कॉन्सिडर्ड, कॉन्सिडर्ड का मतलब होता है समझा जाना, जिसे समझा जाता है। क्रेजी, क्रेजी किसको बोलते हैं? एक पागल के रूप में। उसे सारे लोग क्या समझते थे कि ये तो पागल है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था। भाई एवरीबॉडी यानी सारे के सारे लोग मुराद को एक पागल के रूप में जानते थे।
हु न्यू हिम, जो भी उसे जानता था सारे समझते थे ये तो पागल है, एक्सेप्ट मी, सिर्फ मुझे छोड़ के, मुझे नहीं लगता था कि मेरा जो चचेरा मुराद है वो पागल है। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, अब हुआ क्या, वह सुबह 4 बजे मेरे घर पे पहुंचा। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, वोक मी अप का मतलब मुझे जगाया, टैपिंग होता है खड़खड़ाना, टैपिंग किसको बोलते हैं, खड़खड़ाना। विंडो यानी खिड़की, ऑफ माई रूम यानी कमरे की, मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाते हुए सुबह 4 बजे ही क्या कर दिया मुराद ने, मुझे जगा दिया। एरम ही सैड, और उसने क्या कहा, मेरा नाम प्रोनाउंस किया उसने। नाम क्या था राइटर का, एरम। राइटर का मतलब यहाँ पे जब राइटर 9 साल का था उस समय की बात हो रही है, तब उसने आगे क्या कहा, एरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं उछल के बिस्तर से बाहर निकला। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा। अब खिड़की पे, खिड़की को खटखटाया था उसने मुराद ने, तो वहाँ उसने देखा कि वहाँ मुराद खड़ा हुआ है, और एरम भाग के दौड़ के वहाँ तक गया। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, और जो मैंने देखा था मैं उस बात पे विश्वास तक नहीं कर पा रहा था, मैं इस पे विश्वास भी नहीं कर सकता था। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, यानी सुबह हुई नहीं थी अभी तक। बट इट वॉज समर, पर यह कौन सा समय था, गर्मियों का मौसम था। अब गर्मियों में हम देखते हैं कि जो समर टाइम है वो कब स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही सुबह 5 बजते हैं उसी के साथ जो मून है, जो सन है, वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, और जो सनरेज हैं हमारे ऊपर डायरेक्ट हिट करती हैं। तो सर्दियों में जब सूरज देखते हैं तो वो 7-8 बजे तक हमें दिखाई देता है, और गर्मियों में 4-5 बजे स्टार्ट हो जाता है देखना। बट इट वॉज समर, ये गर्मियों का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स राउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, और ये डे ब्रेक का समय था। डे ब्रेक किसको बोलते हैं, सुबह की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी, यानी मैनी मिनट्स, नॉट मैनी मिनट्स, अभी ज़्यादा समय नहीं बचा था, यानी हो सकता है 15-20 मिनट में, आधे घंटे में क्या होने वाला था, सूर्योदय होने वाला ही था। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के एक कॉर्नर में जहाँ सूर्योदय होने वाला था। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो, और इतना पर्याप्त प्रकाश वहाँ पे वातावरण में मुझे दिखाई दे रहा था, क्या जानने के लिए, आई वॉजंट ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का मतलब होता है स्वप्न देखना। अब मेरे को इतना समझने के लिए पर्याप्त था कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, ये तो मुझे समझ आ गया, इतना लाइट हो रखा था बाहर। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, बहुत ही सिंपल लाइन है। मुराद कहाँ पे बैठा हुआ था, एक बहुत ही सुंदर से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, स्टक किसको बोलते हैं, जैसे धड़ाम से निकालते हैं, जैसे जल्दी से उसने क्या किया, खिड़की से बाहर उसने देखा। एंड रब्ड माई आईज, रब का मतलब होता है मसलना, और मैंने क्या किया, अपनी आँखों को रगड़ा या मसलना शुरू कर दिया। यस ही सैड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन में कहा, हाँ, इट्स ए हॉर्स, ये क्या है, एक घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम्हें कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो। उसने आँख को रगड़ के ऐसे फील करवाना शुरू किया कि जैसे क्या मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं सपनों में तो नहीं हूँ। तब उसने विश्वास दिया कि तुम ड्रीमिंग नहीं कर रहे हो, स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम्हें क्या करना है, राइड करना है। अब हमारे पास ये जो वर्ड राइड है, राइड वर्ड किसके साथ यूज़ करते हैं, घोड़े के साथ यूज़ करते हैं, जानवरों पे जो सवारी करते हैं उसको हम राइड बोलते हैं। और जैसे गाड़ी की सवारी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग बोल देते हैं। अब आगे का पेज देखो। आई न्यू माई कज़न मुराद इंजॉयड बीइंग लाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। अब मैं इतना ज़रूर बोल सकता था, आई न्यू, मैं जानता था, माई कज़न मुराद, मेरा जो चचेरा मुराद था, इंजॉयड यानी आनंद लेता था, बीइंग अलाइव यानी जिंदा दिल होकर बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया करता था, मोर देन एनीबॉडी एल्स, इस दुनिया में कोई भी जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा वो जिंदा दिल इंसान था। एवर फॉलन इन द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से इस दुनिया में जो संसार में आ गए हैं उनसे ज़्यादा तो वो आनंद लिया करता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, पर जो मैं सोचता था ये उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ज़्यादा कैसे हो गया था, क्योंकि अब वह घोड़ा किस प्रकार से उसके पास पहुंचा, कैसे वह घोड़े की सवारी कर रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था।
इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमरीज हैड बिन मेमरीज ऑफ हॉर्सेज। मेरी जो पहले की जो यादें हुआ करती थी, यानी मेरे को जो स्वप्न भी आया करते थे, वो भी किस चीज़ के होते थे, किस चीज़ की यादें होती थी, घोड़ों की यादें होती थी, यानी मेरी इच्छा होती थी हमेशा। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग होती है तीव्र इच्छा, डिज़ायर को भी बोल सकते हैं। हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो मेरी तीव्र इच्छा होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा की मेरी इच्छा होती थी क्या काम करने की, कि मैं घुड़सवारी करना चाहता था, यही मेरे दिमाग में पूरे दिन चलता रहता था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और यह उन स्वप्न और वास्तविकता को सही करने का बहुत ही अद्भुत, वंडरफुल होता शानदार, और पार्ट यानी हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, पर दूसरी समस्या हमारे सामने थी कि हमारे सामने गरीबी दिखाई दे रही थी हमें। हमारे परिवार के या जो हमारी जनजाति के जो ट्राइब के जो लोग थे वो सारे गरीब से ही थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सा, यही हिस्सा था, यानी ये जो गरीबी थी, इस गरीबी के कारण मैं ये विश्वास भी नहीं कर पा रहा था जो मैंने देखा था। क्या देखा था उसने, एक घोड़ा देखा, उस पर अपने कज़न को बैठे हुए देखा, इस चीज़ से उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अब विश्वास तो तब होना जब उनकी उतनी हिम्मत हो घोड़ा खरीदने की, इतने पैसे हों, इतने पैसे थे नहीं उनके पास। वी वर पुअर, हम क्या थे, गरीब। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। और होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, बहुत शानदार वर्ड यूज किया है, पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी किसको बोलते हैं, गरीबी को। स्ट्रिकन क्या होता है, पीड़ित। हम किससे पीड़ित थे, गरीबी से पीड़ित थे। वी आवर ट्राइब, होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन। सिर्फ हम ही नहीं थे, पूरी की पूरी जो जनजाति थी वो भी, पूरी की पूरी जनजाति गरीबी से पीड़ित थी। Every branch of the Geroglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब पूरी लाइन को देखो, Every branch of Geroglanian family, जितने भी लोग इस ट्राइब के जो थे, गेरोग्लेनियन फैमिली के जितने भी लोग थे, लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, बहुत ही अचरजपूर्ण गरीबी का जीवन जी रहे थे वर्ल्डियन संसार में। इस संसार में हमें मजाक सा बना हुआ था हमारी गरीबी का। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. और किसी को भी ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें हमारे पेट भरने के लिए, बेलीज होते हैं पेट, कि हमें हमारा खाना या हमारे पेट भरने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आते थे, भोजन कहाँ से आता, किसी को समझ नहीं आ रहा था। Not even the old man of the family, यहाँ तक के परिवार के जो बूढ़े सदस्य थे, जो पूर्वज थे या बूढ़े जो सदस्य थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे पास पैसा कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, भोजन कहाँ से आ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे महत्वपूर्ण, दो यानी हालांकि, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि हम हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। ऑनेस्टी किसको बोलते हैं, ईमानदारी को। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। 11 सेंचुरीज, हम हमारी लगभग 11 शताब्दियों से, सेंचुरी किसको बोलते हैं, शताब्दी, हम हमारी 11 शताब्दियों से इसीलिए फेमस थे क्योंकि हम ऑनेस्ट थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और जो हमारा जो वेल्दीएस्ट फैमिली थी, वेल्दीएस्ट का मतलब जो सबसे धनवान व्यक्ति भी होते थे वो भी इसी प्रकार के थे। मान लो हमारे जो परिवार होते हैं, कोई गरीब है अमीर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे के सारे लोग क्या होते हैं, ईमानदार, ऑनेस्टी का जीवन जी रहे थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें इस बात पे पहले तो गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, पहले तो हमें इस चीज़ पे गर्व होता था, हमें प्राइड, हमारा यही प्राइड था और हमारी ऑनेस्टी भी थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद सही क्या है गलत क्या है इस बात को समझते थे। इस बात को ऐसे समझो, सही और गलत से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, पहले उनको ईमानदारी दिखानी होती थी। यानी ईमानदारी पहले होती थी, सबसे फर्स्ट स्टेप होता था ईमानदारी, ऑनेस्टी, और सेकंड स्टेप होते थे राइट और रॉन्ग, गलत सही क्या है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील, यानी कि जब तक तुम्हारे पास से कोई चोरी नहीं करता तब तक वह तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। एडवांटेज होता है फ़ायदा उठाना वर्ल्डियन संसार में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली होता है परिणाम स्वरूप,
कॉन्सिक्वेंटली किसको बोलते हैं? परिणाम स्वरूप। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं क्या देख सकता था? उस घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिशेंट, क्या वर्ड है? मैग्निफिशेंट। इस वर्ड को एक दो बार प्रोनाउंस करके भी देख सकते हो। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट होता है शानदार या फिर अद्भुत, बहुत ही वैभवपूर्ण, वैभवपूर्ण, शानदार, अद्भुत, उसको बोलते हैं मैग्निफिशेंट। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी जो सुगंध होती है घोड़े की वो भी मैं महसूस कर सकता था। सो लवली, बहुत ही प्यारी उसकी सुगंध थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, सो एक्साइटिंग, और वह जब घोड़ा सांस ले रहा था उसके सांस लेने की आवाज़ को भी मैं सुन सकता था, बहुत ही आनंददायक थी और मुझे बहुत ही रोमांचकारी लग रही थी। एक्साइटिंग होता है रोमांचकारी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद एंड विद मी, और मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि किस प्रकार से मेरे चचेरे मुराद और मेरे साथ ये घोड़ा किस प्रकार पेश आएगा, और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार का उसका रिलेशन है। स्लीप और अवेक बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स, अब मैं चाहे सोया हुआ हूँ चाहे नींद में हूँ कुछ भी हूँ, क्योंकि मेरा जो चचेरा मुराद है उसने इस घोड़े को ख़रीदा तो नहीं है, इतना तो मुझे समझ आ चुका था। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बोट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, अगर उसने ये घोड़ा ख़रीदा नहीं है तो उसने पक्का ही क्या किया है, उसको चोरी किया होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को अपने अंदर से मना कर रहा था। क्या मना कर रहा था? ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने यह घोड़ा चुराया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैमिली थी, उनकी जो ट्राइब थी, हिज ट्राइब इज़ नोन फॉर ऑनेस्टी, तो कैसे विश्वास कर सकता था कि उसका जो चचेरा मुराद है वो चोरी कर सकता है। नो मेंबर ऑफ गेरोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, हमारी जो ट्राइब के जो कोई भी सदस्य कभी चोर तो नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फास्ट एट माई कज़न, पहले तो मैंने किसकी तरफ घूरना स्टार्ट कर दिया? अपने चचेरे की तरफ। यहाँ पे जो वर्ड है स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। कज़न की तरफ मैंने घूरा। एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद मैंने ध्यानपूर्वक किसकी तरफ देखा? घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, पायस होता है पवित्र, होली बोल सकते हैं, पायस बोल सकते हैं। स्टिलनेस होती है शांति। अब जब मैंने चचेरे की तरफ देखा, कज़न की तरफ देखा, मुराद की तरफ, और जब घोड़े की तरफ देखा तो दोनों में बिल्कुल स्टिलनेस थी। अब ऐसे लग नहीं रहा था कि उसको ज़बरदस्ती वह घोड़ों को चला रहा हो, बिल्कुल दोनों शांत थे। स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन था, यानी उनकी जो एक दूसरे को समझने की जो पॉसिबिलिटी ऐसे लग रही थी कि वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंदित किया। एंड ऑन द अदर फ्रेटन्ड मी, दूसरी कंडीशन में अगर देखें तो वह उससे डर भी गया था। दो कंडीशन पैदा हो रही थी। फर्स्ट, बहुत खुश हुआ, किस किस को देख के? मुराद को देख के और उस हॉर्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। पर दूसरा, उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे ये भी लग रहा था कि उनकी ट्राइब में यह एक चोरी हुई है। मुराद, आई सैड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, अब उसने कहा, मैंने कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सैड, इफ़ यू वांट टू राइड, और उसने उस चीज़ का आंसर ना देके, उस बात का आंसर नहीं देके उसने क्या कहा? लीप आउट ऑफ द विंडो, जल्दी से किससे बाहर निकलो, तुम खिड़की से बाहर निकलो। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो जल्दी से खिड़की से बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, वास्तव में ये तो सही बात थी कि उसने चोरी किया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को क्या किया था? चोरी किया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई प्रश्न पूछने की तो बात ही नहीं रही है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़, अब वह सिर्फ मुझे आमंत्रण देने आया था। किस बात का? अगर मैं राइड करना चाहूँ या ना चाहूँ मेरे पे, अगर तुम्हें राइड करनी है या नहीं करनी है, बस ये बता दो। वेल इट seemed टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट ए समथिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब देखो, ऐसा प्रतीत होता था। सिम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना। टू मी एंड मेरे लिए स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइड, अगर तुम
अब वह अपने आप को पॉजिटिव बना रहा है, चोरी तो हो गई, अब उसे पता भी है कि चोरी की है उसने, पर अब वह अपने आप को पॉजिटिव इस प्रकार बना रहा है कि अगर मान लो कोई राइडिंग के लिए, सवारी के लिए या कोई चीज़ को सीखने के लिए अगर वह चोरी कर रहा है, सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कोई और चीज़ को चुराते हो वैसे चोरी करना नहीं होता है ये। सच एज मनी, जैसे मान लो तुमने किसी घर से चोरी कर ली, पैसे की चोरी की वो अलग चीज़ होती है, पर किसी वस्तु को तुम यूज़ कर रहे हो और यूज़ करके तुम वापस लौटा दोगे उसको, पता चले भी नहीं, तो वह कोई चोरी नहीं होती। ऐसा मुझे फील होना शुरू हुआ। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, और मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, अगर तुम घोड़ों के बारे में पागल होते हो, मतलब कोई भी जैसे तुम्हारा कोई शौक होता है, वो अगर शौक पूरा करने के लिए तुम अगर चोरी भी करते हो तो वो चोरी नहीं होता। ये किसको लग रहा था? मुराद के कज़न को लग रहा था। द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजेंट स्टीलिंग। अब हमें दोनों को फील ऐसे होने लग गया है कि ये कोई चोरी नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और ये चोरी उस समय तक नहीं है जब तक हम इस घोड़े को बेच नहीं देते हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मुझे इतना पक्का पता था कि हम ऐसा तो कभी नहीं करने वाले कि उस घोड़े को अभी कुछ एक दिन रखेंगे फिर बेच देंगे, ऐसा नहीं करने वाले थे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सैड, मैंने कहा चलो मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सैड बट हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी करना। हरी किसको बोलते हैं? जल्दी करना। ठीक है तुम जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने क्या किया, अपने जल्दी से कपड़े पहन लिए। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। अब मैंने क्या किया, आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड, यार्ड किसको बोलते हैं? जो खुला स्थान होता है, आंगन को भी बोल सकते हैं। मैं जल्दी से उछल के कूद के बाहर चला गया विंडो एंड खिड़की से, एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और किसके चिपक के बैठ गया? घोड़े पे चढ़ गया। बिहाइंड माई कज़न मुराद, मेरे चचेरा जो मुराद था उसके पीछे घोड़े पे मैं चिपक के बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, और उस साल हम कस्बे के बिल्कुल किनारे पे रहते थे। एज होता है किनारा, एज किसको बोलते हैं? किनारा। टाउन यानी कस्बा, जो कस्बा था उसके बिल्कुल बाहर के हिस्से में रहते थे हम। ऑन वॉलनट एवेन्यू, और हमारा जो प्लेस था उस प्लेस का नाम था वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वाज ए कंट्री। अब हमें ये जो चैप्टर है ये कुछ बहुत पुराना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंट्री का मतलब आज तो क्या होता है, देश को बोलते हैं, पर यहाँ पे जो कंट्री है, इस कंट्री का मीनिंग होगा कि जो खुला एरिया होता है या जो गांव का जो क्षेत्र होता है, रूरल एरिया होता है, उसको बोलते हैं कंट्री। और हमारा जो हाउस था वो कहाँ पे था? बिल्कुल ऐसे शहर से बिल्कुल बाहर, जहाँ पे बिल्कुल खुला स्थान स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे क्या थे? वाइनयार्ड्स थे। वाइनयार्ड किसको बोलते हैं? जो अंगूर के बगीचे थे। ऑर्चर्ड्स, उद्यान थे। इरिगेशन डिचेज, इरिगेशन होता है कृषि करना, और डिचेज किसको बोलते हैं? नालियों को। तो इरिगेशन डिचेज का मतलब क्या हुआ? जो धान की जो उगाने के लिए जो गलियाँ सी या नालियाँ सी लगी होती हैं उनको बोलते हैं इरिगेशन डिचेज। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की जो सड़कें थी बिल्कुल उनके पास में ही हमारा घर था। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और वहाँ से घुड़सवारी करके हम जस्ट 3 मिनट में कहाँ पहुँच गए? ओलिव एवेन्यू में। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, ये बहुत ही शानदार वर्ड है। ट्रॉट होता है तेज़ दौड़ना। ट्रॉट किसको बोलते हैं? तेज़ दौड़ना या हवा में बातें करना। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी वो बिल्कुल वहाँ पे साफ और बहुत ही अच्छी सांस लेने के लिए थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जो घोड़े के जो दौड़ने की जो महसूस थी वो बहुत ही शानदार थी। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। अब हमारे परिवार का जो सबसे पागल व्यक्ति जिसे माना जाता था, अब उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, वो सिंग यानी गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, अब घोड़े पे बैठे बैठे वो गा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गाना गा रहा था, वह दहाड़ रहा था। रोर किसको बोलते हैं? दहाड़ना, यानी जोर जोर से वह बस चिल्लाए जा रहा था। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। अब देखो इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहा है, अब स्टोरी से थोड़ा सा हटके हमें अपने परिवार के बारे में बताएगा कि उनके परिवार में किस प्रकार के लोग होते हैं,
किस प्रकार से जो कज़न मुराद था उसके जैसा ही एक फैमिली मेम्बर और था, उसका बिहेव कैसा होता था, कि अब उसके जैसा ही कौन था, कोई एक व्यक्ति और था। एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और जो हमारा कज़न मुराद था, कंसिडर्ड यानी समझा जाता था, कंसिडर्ड का मतलब होता है समझा जाना, नेचुरल डिसेंडेंट, डिसेंडेंट किसको बोलते हैं, पूर्वज, किसका पूर्वज समझा जाता था, क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, हमारी जो जनजाति है, जो ट्राइब है, उसमें जो कोई सनकी व्यक्ति होता है वैसा ही उनका पूर्वज, उनका वंशज समझा जाता था। डिसेंडेंट वंशज को भी बोल सकते हैं, वंशज को डिसेंडेंट बोलते हैं। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, और जब मुराद था, मुराद से पहले हमारी ट्राइब में ऐसा ही व्यक्ति कौन था, खुसरो था। एन इनोर्मियस मैन, इनोर्मियस होता है विशाल, मैन यानी व्यक्ति, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, अब उसका बड़ा सा सर था, शक्तिशाली यानी पावरफुल सर था और बिल्कुल काले बाल थे। एंड लार्जेस्ट मोस्टेज इन द सैन जोक्विन वैली, हमारा जो एरिया था उस एरिया में सबसे बड़ी उसकी मूछें थी। मोस्टेज किसको बोलते हैं, मूछ, मोस्टेज का मतलब होता है मूछ। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और एक ऐसा व्यक्ति था, टेम्पर होता है गुस्सा दिखाना, जो जल्दी ही गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी वह है उसका जो टेम्परेचर वो हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं टेम्पर, उसका जो टेम्पर है वो बहुत हाई होता था। एंड इरिटेबल, इरिटेबल होता है चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ा, इरिटेबल किसको बोलते हैं, चिड़चिड़ा सा उसका स्वभाव होता था। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एवरीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, और वह इतना अधीर होता था, इम्पेशेंट होता है जो धैर्य नहीं रख पाता उसको बोलते हैं इम्पेशेंट, एक पेशेंट होता है इम्पेशेंट, अधीर होना या धैर्य नहीं रख पाना, और वह हर किसी को भी रोक लेता रास्ते में और उससे ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू कर देता था। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और उसका हमेशा एक स्लैंग लैंग्वेज में एक सिर्फ सेंटेंस बोलता था, कोई भी बात हो जाए तो हमेशा क्या बोलता था, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस बात पे ध्यान ही मत दो। ये जो सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया है वह सेंटेंस जो खुसरो, अंकल खुसरो है, ये हमेशा यूज़ करते थे इस बात को। दैट वाज ऑल, यही संपूर्ण था। नो मैटर वाट एनीबॉडी हैपन्ड टू टॉकिंग अबाउट, किसी भी बारे में कोई भी कुछ भी बात कर रहा हो, उनका हमेशा का यही डायलॉग होता था। वंस इट वाज हिज ओवन सन एरक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed and tell him their house was on fire। अब देखो एक बार की घटना है, ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, जो हमारे अंकल खुसरो हैं, उन अंकल खुसरो के बारे में है कि हुआ क्या, उनका जो बेटा था, उनका खुद का बेटा एरक था, एरक उनके बेटे का नाम है, वो उसने क्या किया, रनिंग 8 blocks to the barber shop, 8 ब्लॉक यानी 8 मकानों को छोड़ के, और उसके बाद जो बार्बर की शॉप थी वहाँ पे वो पहुँचा, और वहाँ पे उसके पिताजी मोस्टेज ट्रिम करवा रहे थे। मोस्टेज होता है मूछ और ट्रिम का मतलब होता है कटवाना। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, और उनका बेटा ये बताने आया वो अंकल खुसरो के पास कि उनके घर में आग लग गई है। हाउस ऑन फायर का मतलब क्या होता है, घर में आग लग जाना। दिस वाज खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और ये तो खुसरो थे, वो अपनी कुर्सी से वहाँ से सेटअप यानी व्यवस्थित हुए और उन्होंने ज़ोर से बोलना शुरू किया, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका जो स्लैंग लैंग्वेज थी उसको यूज़ कर लिया, वही एक कोटेशन यूज़ करते थे वो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान ही मत दो। द बार्बर सैड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, पर नाई ने कहा कि तुम्हारा बेटा ये बोल रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म, ऐसे मैंने बोल दिया, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ तक अंकल खुसरो के बारे में बताया कि किस प्रकार कितना हाई लेवल का वो सन की इंसान था, खुद के घर में आग लग गई फिर भी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। माई कज़न मुराद वाज कॉन्सिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, इसी आदमी का वंशज समझा जाता था मेरे कज़न को। दो मुराद्स फादर वाज जोरब, हालांकि जो मुराद के पिताजी थे वो जोरब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो तो बिल्कुल हर बात को प्रैक्टिकल वे से देखते थे, कोई भी बात है उसको सही ढंग से समझते थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, यह इस प्रकार से हमारी जनजाति में होता है। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक आदमी, हाँ, ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश,
सन्स फ्लैश का मतलब जो सन, ये जो बेटा होता है उसके मांस का, यानी एक दूसरे के वंशज हो सकते हैं, कोई किसी का भी वंशज हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। अब जैसे किसी का पिता, उसका बेटा, फिर इस प्रकार से, यानी शारीरिक रूप से तो वो आगे से आगे वंशज हो सकते हैं, पर जो स्पिरिट होती है, भावनाएं होती हैं, जो आत्मीय भाव होते हैं, उनसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उनका बेटा ही हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। यानी जो हमारी ट्राइब है, उस ट्राइब में ये बहुत ही कैप्रिशियस होते हैं, सनकी को बोलते हैं, और वेग्रेंट होते हैं घुमक्कड़। कि हमारी जो ट्राइब है बहुत ही एक दूसरे एरिया से छोड़ के कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो एक दूसरे के वंशज वैसे तो हो सकते हैं शारीरिक रूप से, पर ज़रूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से या फिर आत्मीय रूप से भी उसी प्रकार के वंशज हों। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह। अब हम क्या कर रहे थे, राइड की सेकंड फॉर्म यूज़ की ना, हम घुड़सवारी कर रहे थे, और मेरा जो कज़न मुराद है वो ज़ोर ज़ोर से गाने गा रहा था। For all anybody knew, we were still in the old country, where at least according to some of our neighbors we belonged. अब इस लाइन को देखो, We were still in the old country. अभी भी हम उन्हीं पुराने से एरिया में वहीं पे भटक रहे थे। At least कम से कम according to some of our neighbors, हमारे वहाँ पे कुछ एक पड़ोसी दिखाई दे रहे थे, हमें ऐसे लग रहा था कि हम अभी भी उसी एरिया में ही हैं। We belonged in, जिससे हम संबंधित हैं। We let the horse run as long as it felt like running. हमने घोड़े को इतना तेज़ गति से इतनी दूर लेके चले गए जितना हम उसको दौड़ा पा रहे थे। At last my cousin मुराद said, और अंत में मेरे चचेरे मुराद ने कहा, Get down, I want to ride alone. अब नीचे उतर जाओ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला इस घोड़े को दौड़ाना चाहता हूँ। आज के लिए हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं वो सारा देखेंगे, और किस प्रकार से वो वापस उस घोड़े को लौटाते हैं या नहीं लौटाते हैं, जो रियल उसका ओनर है, वो सारी बातों को हम समझेंगे। और इस लास्ट जो हमारा पीछे का जो पेज था उसमें जो टफ़ वर्ड्स हैं उनको आप अलग एक पेज में लिख के या एक कॉपी में लिख के उनको याद कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।